अच्छा, आपने एक अरसा जो है एज अ जेलर गुजारा है, तो आपने बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटी चेंज देखा। मेरे एमपी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, अरेस्ट हुआ और जेल में रहा। फिर देखें अल्लाह की शान के मैं उसी जेल का सुपरिटेंडेंट का। कि आज जो प्रेसिडेंट हैं ये हम दोनों इकट्ठे एक जगह पे कैदी भी रहे हैं, जो बहुत मशहूर हैं आज और आपके टेन्योर में वहाँ पे जेल में रहे हों। बहुत सारी पर्सनैलिटीज रही, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी, मौजूदा प्रेसिडेंट रहे हैं, एमपीएम की तकरीबन सारी क़यादत रही है। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, जिसने मुझे अपॉइंट किया था वो भी जेल में रहा। फिर नहीं, हमारे फौजी जवान इन्हीं तालिबान को खत्म करने के उसमें शहीद हो गए। जेल पे आपको एक बात बताऊं कि एक बड़े टेररिस्ट ने जिसने एमपीएस के मर्डर किए हुए मेरे सामने एमपीएम के एक जिम्मेदार को कहा कि बात सुन, तुम्हें हम निकलने नहीं देंगे। जब ये ऑपरेशन शुरू हुए इनके खिलाफ, जब एपीएस का वाकया, मुफ्ती शाहिद को फांसी पे लगाया है, उसका खून कैसे बोला है, वो कैसे बोला है, कहता है ये एपीएस वाला वाकया। आप देखें कि मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। और फिर इबरतनाक वाकया आपको ये बताऊं कि जिस दिन इसको फांसी के लिए लेके जा रहे थे, सुबह जैसे ही उसको हैंग किया, इतने में एक सिपाही मेरे पास आया, बोला सर इसका खून आ रहा है। मैंने कहा इसकी जुबान कटी होगी, जुबान बंद नहीं कर रहा। वो हटाया तो ऐसे इसका खून गिर रहा था कि जैसे बकरे को ज़बह करते हैं, और उसका खून में इतनी स्मेल थी कि कोई खड़ा नहीं हो पाता था। जिन पत्तों पे खून लगा वो ब्लैक हो गए। ये अल्लाह ताला की पकड़ है। अल्लाह की पकड़ है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज महवेश एंड वेलकम टू आवर शो बैठक। और आज वॉइस ऑफ सिंध के सिलसिला बैठक में जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा। आप लोग सोच रहे होंगे किसी कैदी को मैंने बुला लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट शाकिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की करम नवाज़ी। आप मुझे ये बताइए कि आपने सोचा कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का? देखिए जी, मैंने सोचा नहीं था, हम तो अपना बिजनेस करते थे। अच्छा। फिर सियासत शुरू की, पीएसएफ से इब्तिदा की। ओके। तो आप यकीन मानें कि पहला बेच जो अरेस्ट हुआ था उस वक्त मेरी एज हार्डली 16 साल की थी। ओह ओके, इतनी यंग एज में? जी हाँ, उस पहले बेच में फर्स्ट ईयर में था मैं, जब भुट्टो साहब को इनका ये हुआ। तो वो पहला बेच था जिसमें हम अरेस्ट हुए। और मार्शला में मिलिट्री ट्रायल हुआ हमारा। ट्रायल होता था यहाँ इस पे आपके केएमसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। तो मुझे आज दिन तक उनका नाम याद है। उनका नाम होता था मेजर गुलाम ख्वाजा। ओके। उन्होंने जब हमें दिखा, मेरे साथ एक दूसरा अनवर बलोच था, वो भी मेरा हम उम्र था। ओके। तो उन्होंने पूछा पुलिस अफसरान से, भाई क्या चार्जेस हैं इनके? उन्होंने कहा जी ये दोनों आए और हमारी वो सुजुकी गाड़ी थी जिस पे हम बैठे हुए थे, इन्होंने रोका और हम 7 लोग थे, हमें मारा पीटा। मारने पीटने के बाद ये राइफल भी छीन के भाग गए। तो उसने हमें देखा, उनको देखा, उसने कहा कि यार बात ये है कि फिर तो समरी मिलिट्री ट्रायल आपका होना चाहिए। ये 2 बच्चे, इनकी मूछें भी नहीं है, जब तुम 7 पे हावी होगे तुम टेररिस्ट को क्या पकड़ोगे? उसने हमें डिस्चार्ज कर दिया। अरे वाह, ये तो मिरेकल हो गया। अच्छा, ऐसा होता है क्या पुलिस लीनियंट हो जाती है उन लोगों के तहत जो जिनकी उम्र कम होती है, जो माइनर होते हैं? जी होती है, ऐसे लीनियंट हो जाती है पुलिस? हो जाती है। ओके। अच्छा, आपने एक अरसा जो है एज अ जेलर गुजारा है, तो बहुत सारी पर्सनालिटीज जेल में आती हैं। और होता ये कि जब आप पे चार्जेस लग जाते हैं और आप जेल कस्टडी होते हैं, तो पहले आपकी क्या पर्सनालिटी होती है और जब आप जेल में आते हैं तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। तो आपने बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटी चेंज देखा? अच्छा, पर्सनालिटी चेंज की बात बताऊं आपको कि जब हम पॉलिटिक्स में थे, मैंने एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ओके। 90 में। उसके बाद मैं खुद अरेस्ट हुआ और जेल में रहा। ओके। 92 में मैं जेल में रहा, 92 में सॉरी, मलीर जेल में। फिर देखें अल्लाह की शान के मैं उसी जेल का सुपरिटेंडेंट। तो आपने ये जेल में बैठे बैठे दुआ मांगी थी, मैनिफेस्ट किया था? नहीं, मैंने कोई दुआ नहीं मांगी थी। मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाऊं कि जब 92 में मैं अरेस्ट हुआ तो सीआईए सेंटर में मुझे यहाँ रखा गया। तो एक डीएसपी थे, चूंकि पॉलिटिक्स की वजह से वो जानते थे हमें, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया। ओके। तो एक बड़े करोफार वाला डीआईजी था। उसने जैसे मुझे देखा, उस इंस्पेक्टर को गालियां देना शुरू कर दी कि तूने क्यों कुर्सी में बिठाया, तुम क्या ऐसा क्या किया, इनके साथ 200 300 400 दहशतगर्द हैं, ये तेरे सीआईए सेंटर की छत को तोड़ देंगे, इसको हथकड़ी लगा और दीवार के साथ बांध दो। हथकड़ी लगा के बांध दी। उसके बाद वो जाने चला गया। तो ये इंस्पेक्टर मेरे पास आया तो कहता यार सॉरी, मैं कहा आपका कोई कसूर नहीं, आप मुझे, मैं एक रास्ता सही या गलत है हमने अपने लिए खुद चुना है, तो हम यही ठीक है। उसके बाद जेल चले गए। जेल के बाद आ गए। फिर इत्तेफाक से जो है वो वैकेंसीज आई, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। किसी दोस्तों ने शर्त लगाई हमसे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हो जाओ। अच्छा। तो एग्ज़ाम दिया तो क्लियर आ गए। ये जो बात स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि जब फिर 96 में मेरी पोस्टिंग थी सेंट्रल जेल कराची पे एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो मैंने देखा कि दूर से एक बंदा
एक सिपाही ने उसको हथकड़ी लगाई हुई है और जहाँ उर्सी हुई है, वो बेला कुचेला, ऐसे उलझे हुए बाल, कपड़े गंदे। दूर से मैं कहता हूँ यार ये बंदे को मैंने देखा है, कौन है? नहीं पहचान पाया। अच्छा। तो मैंने कहा चलें जब आएगा तो देखेंगे। जब आया तो वही डीआईजी था जो कहता था इसको दीवार के साथ बांधो। ओह माय गॉडनेस, यानी अल्लाह ताला ने आपको वो वक्त दिखाया। ओह गॉड, दिस इज सो मिरेकुलस। और ये फिर उस जमाने में तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया में आया। जब उसने मुझे देखा तो गिर गया वो। मुझे बखुदा एक सेकंड में मुझे अल्लाह की जात से इतना खौफ आया कि यार तू क्या है, ये कितने बड़े कारोबार वाला था इस हाल में। तो और मकाफाते अमल भी तो कोई चीज है। देख नहीं रहा था, मैंने उसको चेयर्स दी, आप बैठो। उसको मैंने कहा जी आपके पास कपड़े हैं? वो कहता है जी 29 दिन हो गया मुझे नहाने भी नहीं दिया गया। फिर मैंने उसको निलवा के कपड़े वपड़े उसके। आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं बदला लूं? अल्लाह की जात से डर लग गया। उसको देख के गुस्सा तो बड़ा आया था, लेकिन अल्लाह की जात से डर लग गया। तो ये अच्छा, आपके अंदर तो बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जेल में जाके। मैं तो ये सुनती हूँ कि जो शरीफ इंसान भी जेल अगर बदकिस्मती से चला जाए तो वो एक बहुत बड़ा मुजरिम बन के निकलता है। तो आप तो बहुत अच्छी आपकी एक पर्सनालिटी हो गई। पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ गए? नहीं जेल तो नहीं, बाद में तो मैं अपॉइंट हो गया जेल में। जी वो तो बाद में हुआ है ना, लेकिन शुरू में आप नहीं, शुरू में चूंकि उस जमाने में ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीरबाद में बनी उस वक्त ये जोइनल जेल थी, बोरिस्टन इंस्टीट्यूट था। तो जो पॉलिटिकल लोग थे उनको वहां रखते थे कि ताकि वो ग्रुप ना बना सकें। बाकी बच्चे होते थे 18 साल से कम उम्र। तो आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आज जो प्रेसिडेंट हैं ये हम दोनों इकट्ठे एक जगह पे कैदी भी रहे हैं। अच्छा, ओके। तो वो इस तरीके से वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, बाज़ दफा ऐसे हुआ एक दिन रात में साथ में किसी सेल में जो है वो कुछ लोग बैठे हुए और वो अपने कोई बर्तनों को बजा के गाना गा रहे थे। अच्छा, ऐसा तो हमने फिल्म्स में देखा है ये ड्रामास में। ड्यूटी पे मौजूद सिपाही है, उसने बड़ा शोर शराबा किया। अच्छा। उसके बाद जब मैं अपॉइंट हुआ रात को एक दिन राउंड पे गया तो वैसे ही मैंने पोजीशन देखी तो बंद कर दिया। मैंने कहा यार तुम गाओ मैं भी सुनूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा हम खुद इसी अमल से गुजरे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, रिसेंटली सर ये जो वाकया हुआ है मलीर जेल के अंदर, कैदी जो फरार हो गए और कहा जा रहा था कि एंजाइटी थी कैदियों में क्योंकि वो इंडिया हमला करने वाला है तो वो डर गए कि जंग होने वाली, चलो भाई भागते हैं। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट था, क्या प्लानिंग थी, इसके बारे में आपको पता चला? नहीं, वो आप बात मिक्सअप कर गई। इंडिया के हमले का नहीं था ये, बार की बात मलीर और इसमें उसके जलजले के झटके आ रहे थे। जी वो भी आए थे। मैन मकसद ये था, मैन वजह जो थी वो ये थी कि शाम में भी कोई प्रिजनर ने कहा कि भाई ये गिर जाएगी ये है, लेकिन इन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो रात के टाइम पे जब जलजला आया तो अब मलीर जेल बेसिकली ये शुरू में ये तो अब इसकी दीवारें ऊंची हुई हैं, पहले चूंकि बोरिस्टन इंस्टीट्यूट था तो 14 फीट की इसकी दीवार थी। तो उसमें बहुत सारी पुरानी बैरिक्स जो हैं उसी हिसाब की बनी हुई है जो बच्चों के लिए थी। तो वो फिर उन्होंने ऊपर से जब छत से जो है वो सीमेंट वगैरह गिरने लगा तो एक बैरक को तोड़ा पहले उन्होंने। अच्छा। एक बैरक को तोड़ा, निकले फिर उसके साथ तोड़ते चले गए और फिर 12 और बहुत इजी था। अब अगर ये आपको बताए ना, अगर वो जाना चाहते ना तो 3,500 भाग जाते। अच्छा। लेकिन वो नहीं भागे, वो 200 सवा 200 और उसमें भी कुछ जो भागे भी थे वो भी वापस आ गए। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी? प्लानिंग करके वो बेचारे अभी तक ख्वार हो रहे हैं सारे जेल के अफसर। तो प्लानिंग करके तो खुद उन्होंने वो जो है वो अपने मुस्तकबिल को जो है वो तारीख करना था। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग नहीं थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके टेन्योर में या आप जब तक रहे हैं सुपरिटेंडेंट जेल तो कोई कैदी इस तरह से फरार हुआ? कैदी कोई ऐसा सच नहीं हुआ, लेकिन मैं जब यहाँ एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल पे था तो मेरे पास कुछ एजेंसियों के लोग आए। उन्होंने कहा कि जेल पे अगर अटैक हो तो किस साइड से होगा? तो मैंने उनको कहा जी कहीं से नहीं हो सकता, ये पीछे जो है गौसिया कॉलोनी, चूंकि गौसिया कॉलोनी में 6 से 7 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, जेल उससे नीचे, कोई अटैक यहाँ से होगा। फिर सबने मिलकर प्लानिंग की तो जो टॉप के ऊपर जो घर थे वो किराए पे लिए, रेंट उसकी पुलिस पे करती थी और उधर गार्ड बिठा दी। अच्छा, गार्ड बिठा दी। लेकिन एक दिन जो है वो कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये सुरंग कहाँ से लग सकती है? मैंने कहा सुरंग भी यहीं से लग सकती है। अच्छा, ये आइडियाज आप देते थे? इस सुरंग भी यहीं से, बाकी कहीं नहीं, वहां से कहाँ से आएगा ये शहीद मिलत से या वहां से, इतनी दूर से पॉसिबल। तो उसके बाद वहां जब इन्होंने कॉम्बिंग की तो पहले सबसे ज्यादा ये किया कि जो बैचलर यहाँ कौन कौन रहता है। कुछ घर थे जो बैचलर थे, सारा किया। फिर उसमें यह कि नाम जो है वो उर्दू स्पीकिंग कौन कौन है, तो वहाँ एक घर था उसमें ये थे। अब वो देखते 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 ये हुआ कि वो सुबह पकोड़े कि बड़े बड़े ठेले लगाते थे
अच्छा। अच्छा, उनकी प्लानिंग ये थी कि उसमें प्याज आलू वालू लाते थे, तो यहाँ से फिर मिट्टी डाल के उसमें ले जाते थे। ओके। तो वो जब हमने देखा, उस जगह पे गए, वो काबू भी ऐसे हुए कि एक बंदा रात को आता था, सुबह 5 बजे चला जाता था। तो उसको किया, मुतलका इदारों ने जब उसको अरेस्ट किया, जब उसकी इंट्रोगेशन की, तो उसने कहा कि भाई मसला ये है कि हम यहाँ से टनल लगा रहे हैं और ये 9 मुहर्रम तक उन्होंने कहा है कि इसको कंप्लीट करना है। 9 मुहर्रम को रास्ते वास्ते बंद होते हैं। उसकी फैमिली को भी ले आए और उसको कहा कि तू अपना काम जारी कर, जाहिर है तेरी फैमिली है, फैमिली की वजह से बंदा मजबूर होता है। उसने काम जारी रखा। एक दिन उसने कहा कि जी मुझे उन्होंने रोक दिया है, कल से नहीं आना। वहाँ रेड की, आप यकीन माने वो सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग तकरीबन, हालांकि हमने जब फासला नापा तो जेल से और उनके मकान उन्होंने खरीदा था, तकरीबन 56 फुट का था। लेकिन वो सुरंग जब उसके अंदर जाते गए तो तकरीबन 210 फुट हुई। अच्छा। उनके पास GPS सिस्टम सारा लगा हुआ था और पेट्रोनाइट लगाते थे, यानी जैसे जैसे खुदाई करते थे, जैसे ये इसको पुल वुल बनते हैं तो जिसमें ड्रिलिंग करके लगाते हैं कि सेकंड में पानी खुश्क हो जाता है। वो था, ये सब कुछ था। बाकायदा वेंच उनका लगा हुआ था। वो जो आगे वो बकेट भरती थी तो वेंच से पीछे लेके आते थे। उसके बाद जब हमने वो उसकी सर्च शुरू की कि कहाँ है, तो आप यकीन मानेंगे कि मुझे खुद खौफ आ गया, क्योंकि वो टनल जाके निकली जेल की मेन वाल से तकरीबन 10-15 फुट अंदर। और प्लानिंग इनकी ये थी कि हम जो है यहाँ से 34 से 35 लोग थे, हम यहाँ से आएंगे, जो सामने आएगा उसको मार देंगे। रात में तो आपने देख लिया कि ये मलीर जेल पे भी स्टाफ क्या था जिस दिन ये ज़लज़ले हो रहा था। पूरी जेल में टोटल 26 लोग थे और 7000 कैदी थे। ओह माय गुडनेस। तो ये तो है हमारे पास, तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने इसी दौरान ये किया, जब ये सुरंग का ये पता लगा तो हमने कहा कि इनका हाई वैल्यू टारगेट कौन हो सकता है। तो एक टेररिस्ट था, लेकिन आर्मी का मेजर था वो। ओह ओके। आर्मी का मेजर था वो, और जितनी भी GHQ अटैक, दूसरे अटैक हमले हुए थे, वो उसी की ज़ेरे निगरानी वो होते थे, जो जानता था। ओके। तो मैंने क्या किया कि उसको पीछे से ला के फ्रंट पे ले आया, यानी जहाँ हमारा ऑफिस है इसके बिल्कुल सामने, और इसके ऊपर भी हमने चेक पोस्ट बना दी, इसके सामने भी। ओके। तो एक दिन मुझे कहा कि जी मेजर साहब बार बार चाहते हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मुझे कहता है आप पहले क्या करते थे? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता था यार, घूमता था आवारा गलियों में। कहता है यार आप, मुझे लगता है कि आप फौज से या किसी एजेंसी से हो। मैंने कहा आप मुझे आगे क्यों लेके आए हो? मैंने कहा जब ये भी पता है तो आपको ये भी पता होगा कि क्या किया जाता है। बोला हाँ, जब अगर कोई अटैक होता है, ये होता है, तो उसमें फिर जो हाई वैल्यू टारगेट होता है उसको जिंदा हाथ में नहीं जाने दिया जाता। तो आपने बिल्कुल अपनी रेंज में इसको ले आए। तो वो मेरे दौर में यहाँ ये सुरंग लगी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, डिकोड कर लिया था ये। जी तो अल्लाह ने करम किया कि जो है वो। अच्छा, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज का आप बताइए जो बहुत मशहूर हैं आज, और आपके टेन्योर में वहाँ पे जेल में रहे हों और आपका उनसे इंटरेक्शन हुआ हो। मेरे पास तो जी तकरीबन बहुत सारी पर्सनैलिटीज रही हैं। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी। अच्छा। मौजूदा प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा। MTM की तकरीबन सारी क़यादत रही है। ओके। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, जिसने मुझे अपॉइंट किया था वो भी जेल में रहा फिर। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ओके। और वो आए गैर कानूनी भर्तियों के उसमें ही थे। अच्छा। लेकिन वो PIA की भर्तियां थी। ओके। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि अक्सर हम कहते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ रिश्वत चलती है, बिल्कुल, और करप्शन बहुत है, तो आपके दौर में ऐसा होता था कि आपको ऑफर की जाती हो रिश्वत की? क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस दौर में रहे हैं जेलों में, तो बड़ी ऑफर्स आपको मिली हैं? पॉलिटिशियन नहीं करते रिश्वत की ऑफर। अच्छा। ये तो ये बेचारे गरीब जिसका कुछ नहीं है उसी से रिश्वत लेते हैं। पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो कंपलसेट कर देते हैं। ओके। अच्छा, जो छोटी रिश्वतों की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि एक मुलाकात के लिए जो खवातीन होती हैं, अब जिनके मर्द हजरात जेलों में हैं, उनसे एक मुलाकात के लिए भी पैसे खर्च करती हैं, रिश्वतें देती हैं। तो आज तक ये सिलसिला जारी है? सिलसिला ये जारी है। सिलसिला इसलिए जारी है कि एक सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, क्या सिस्टम बना हुआ? सिस्टम है कि बस नीचे से बूटी कलेक्शन होकर कहीं ना कहीं जाती है। ये जाती है। तो ये चेंज, हालांकि इस वक्त खाना इतना अच्छा हो गया। 2008 में जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, तो क्योंकि ये खुद रहे हैं, तो पहले ये होता था कि 36 रुपए पर डे पर प्रिजनर मिलते थे तीनों टाइम के खाने के। 36 रुपए? 36 रुपए। अच्छा, स्पाइसेस रूल में है नहीं। अच्छा। आपको टमाटर नहीं है, बिना मसालों के सिर्फ जो है आपको हल्दी है और थोड़ी सी मिर्च है, वो भी 1 आध ग्राम, इस हिसाब से बना हुआ था। ओके। तो इन्होंने जो है वो उसको
कुक फूड की तरफ लेके चले गए। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए। आप यकीन माने कि इस वक्त खाना इतना अच्छा हो गया है, यानी उसमें चिकन भी है और बीफ भी है और मटन भी है और बिरयानी भी है और सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा भी है, आलू छोले भी हैं, अंडे की भुजिया भी। तो ये बाहर खाना नहीं मिल रहा, 2200 2300 2400 किलोग्राम पे ले गए। ओके, सॉरी कैलोरीज पे ले गए। और इसके अलावा दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी। टोटल बजट था सिंध की सारी जेलों का तकरीबन 25 लाख। तो एक प्रिजनर के हिस्से में जो है वो आते थे 10 पैसे। तो 10 पैसे में आप एक प्रिजनर को क्या वो करोगे? तो ये उसको उठा के 4.5-5 करोड़ पे ले गए। जबरदस्त। तो वो 5 करोड़ भी ऐसे लिए कि सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, सारी जेलों से डॉक्टर से बुलवा के उनकी रिक्वायरमेंट मांगी, फिर इकट्ठा वो लेते हैं और उसी हिसाब से मेडिसिन जो है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो जेल कस्टडी में है, कोई बीमार शख्स है बहुत ज्यादा और उसके साथ मेडिकल इमरजेंसी है या उसकी डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता जेल में, तो उस चीज को कैसे डील करते हैं? लेकिन सबसे पहले ये है कि मेडिकल में अगर वो बीमार होता है तो हॉस्पिटल हैं सब जेलों पे, वहाँ डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। वो अगर महसूस करता है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर 44, उसमें वो लिख के और फौरी तौर पे इमरजेंसी में उसको भेजता है। वैसे तो ये है कि उसकी परमिशन चाहिए होती है, तो वो फिर हम उसकी पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लेते हैं होम डिपार्टमेंट से कि भाई ये है, वहाँ जाके एडमिट हो गया, ये इसका ये मसला है, उसके बाद पोस्ट फैक्टो सेक्शन आ जाती है। एक और सर इशू ये होता है कि जेल में ही अपने दुश्मन अगर किसी को मिल जाए कैदी को, तो वो उसका जीना हराम कर देते हैं, तो उस चीज से उस कैदी को कैसे बचाते हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। जेल में मैं तो अभी चूंकि मैं जेल से चला गया, तो एक दफ़ा एक मेरे दोस्त आए, वो किसी बहुत नामवर बंदे का नाम ले रहे थे। अच्छा। तो जब मैंने उसको बुलवाया, बोले यार ये तो बंदा ही नहीं है। अच्छा। बोले ये बंदा नहीं है, वो जेल है जी, देखे ना। एक आम सा कैदी भी जो है उसने खुलना जो है वो सनराइज पे और अपने सेल के अंदर बंद हो जाना है सनसेट पे। उसमें कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा बंदा है या कोई भी है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसकी आज़ादी आपने सलब कर ली। बिल्कुल, आज़ादी से बड़ी नेमत और कुछ भी नहीं। फिर जो आपने करप्शन की बात की, उसमें सबसे बड़ा मसला ये ओवर क्राउडिंग। ओके। अब ये सेंट्रल जेल जो है तकरीबन 2400 कैदियों की, 6500 कैदी। ओके, यानी डबल से भी। मलिर जेल जो है वो तकरीबन 2400-2500 या 2600 प्रिजनर की है, वहाँ 7500 प्रिजनर है। अब वो इसी वजह से उसकी जगह, उसकी मुलाकात, उसकी सारी चीज़ें, उसका कोर्ट जाना, सब कुछ करना, वो फिर रिश्वत के दरवाजे खोलता है। तो जिसके पास पैसा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी सारे नंबर पे लग जाते हैं कि जब तुम्हारी बारी आएगी। अच्छा, उसमें भी एक थोड़ा सा मसला है, क्योंकि ये जो कोर्ट ले जाते हैं ना, वो प्रायोरिटी वो यूं देते हैं कि अब आपके पास जो है वो तकरीबन कोई रिक्वायरमेंट आई है कि 600 कैदियों को आपने प्रोड्यूस करना है। ओके। वो प्रोड्यूस हमने नहीं करना होता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस होती है, वो करती है। अब उनके पास नफरी भी, वही नफरी का उनके पास भी हिसाब है, गाड़ियों का उनके पास भी मसला है। वो 600 में से वो ले जाते हैं 200-300, तो 300 को जाहिर है फिर वो अपना वो कुछ ना कुछ जो करेंगे तो फिर ही लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके टाइम पे कभी किसी को फांसी हुई है जेल में? क्योंकि एक अरसा हो गया कराची में फांसी। पता नहीं मेरा क्या नसीब था, मेरे दौर में 21 लोगों को फांसी। ओह माय गॉड, तो ये गुड लक है या ये बैड लक है? इसमें देखें जी, बात ये है कि दोनों तरह की आप ये कह सकती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े दहशतगर्द थे कि जिन्हें जो है वो बाई रोड या बाई रेल सखर से यहाँ, वो क्योंकि उनका होम डिस्ट्रिक्ट ये था, लाए थे, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स में लाए थे यहाँ उनको सजाए मौत देने के लिए। अच्छा। उनके जुर्म इतने हैं कि पूछें। ओके, यानी उनकी फांसी पे कोई आपको अफसोस नहीं होगा? नहीं हुआ। देखिए ना, एक ऐसा था मुलजिम था, शफकत नाम था उसका, वो कहीं किसी के पास चौकीदारी करता था, ये अल हिलाल सोसाइटी में। तो बच्चा छोटा उनके घर का इसके लिए खाना लेके जाता था, वो बच्चा गुम हो गया। ओके। आप यकीन माने, जो आईओ था, सब इंस्पेक्टर, जब वो इससे मिलने आया, जब इसको सजाए मौत होगी, तो वो रो रहा था, कहता है कि इसने उस बच्चे को मारा, पहले उनसे 5 लाख रुपए लिए, 5 लाख लेने के बाद ट्रक लिया और उसके बाद उस बच्चे को मार के गटर की लाइन के उसके अंदर जो है वो डाल दिया। कहता है हमने उस बच्चे की लाश खुद निकाली। तो आप कैसे फिर उससे हमदर्दी कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, हमदर्दी होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक जेल में बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े कैदी हैं और उनको सजाएं नहीं हुई है, तो उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जेल की पॉपुलेशन कम की जाए? सजाओं का तो देखें ना, अभी टोटल कन्विक्ट, ये सेंट्रल जेल में जो कन्विक्ट हैं उनका रेशो निकालें तो अंडर ट्रायल का बोझ है। अंडर ट्रायल के लिए जेलें बनी ही नहीं है। आप अमेरिका चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, तो जो अंडर ट्रायल होते हैं प्रिजनर जो हैं,
तो उनको शेरिफ की जेल में रखा जाता है। ओके। जेल बनी कन्विक्ट के लिए, लेकिन जहाँ कन्विक्शन का रेट जो है वो 2% से ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमारा निजाम ऐसा हो गया कि कभी गवाह नहीं है, कभी वकील नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी और सिस्टम में डिलेज इतने हैं कि अगर वो होते भी ये हैं मैं तो... आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक जस्टिस होते थे लाहौर हाई कोर्ट के। जब हमने हाई कोर्ट विजिट किया तो उनसे यही सवाल मैंने पूछा कि अंडर ट्रायल का इतना लोड है तो कैसे इसके फैसले क्यों नहीं होते। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा यार मेरी कोर्ट में एक बंदा आता है, वो कहता है अल्लाह एक है, मेरा ईमान है कि अल्लाह एक है, लेकिन अचानक नाउजुबिल्लाह कोई दूसरा बंदा आ जाता है, वो कहता है नहीं अल्लाह दो हैं। तो मैं अपने ईमान के बावजूद उस पर फैसला नहीं करूंगा, उससे भी विटनेस मंगवाऊंगा, इससे भी विटनेस मंगवाऊंगा, उस पर आर्गूमेंट होंगे, उस पर सारा बहस चलेगी, उसमें ये लंबा फिर अरसा जो है वो निकल जाएगा। तो सिस्टम ऐसा है। तो ये सारा सिस्टम तो सारी दुनिया में ही है ना, तो ये हमारे ही मुल्क में क्यों इतनी डिफिकल्टीज को बना दी है और इस चीज को इतना ड्रैग किया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि हम गुलामाना ज़हनियत के मालिक है ना। देखे ना 1898 का जो है वो चल रहा है आपका पाकिस्तान प्रिजन रूल भी, पुलिस एक्ट भी। बाद में इसमें थोड़ी बहुत हुई है, अमेंडमेंट आनी चाहिए, अमेंडमेंट हुई भी है, काफी हुई भी है, लेकिन ये है कि वो पुराना वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, खवातीन के हवाले से सर मुझे बताइएगा कि जेल में कितना रेशो होता है खवातीन का? वहाँ रही है मेरी पोस्टिंग। अच्छा। खवातीन की जेल में। तो खवातीन का खैर इतना वो नहीं है, लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक दफा एक सर्वे हुआ कि खवातीन किस जुर्म में आती है। 124 या 125 उस जमाने में खवातीन थी। अच्छा। उनमें 65 मर्डर में थी। मर्डर में और 65 में से 45 ऐसे थी जो अपने हस्बैंड का मर्डर करके आई। जबरदस्त। ऐसा होता है यानी? ऐसा हुआ, क्योंकि हम ये सुनते हैं ना कि शोहरों ने बीवियों पे वायलेंस की है, डोमेस्टिक वायलेंस की है। खातून तो ऐसी थी कि उसने अपने मियाँ का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसने उसके टुकड़े किए, उसके बाद बड़ा सा जो है को पतीला लेके, अच्छा, सालन जिसने बनाया था, करके और फेंक दिया। तो ऐसी कैदियों से डर वर लगता है? नहीं, फिर हम तो आदी हो जाते हैं, डर नहीं लगता इनसे। अच्छा सर, ऐसी कैदियों के लिए कोई साइकोलॉजिकल इनका ट्रीटमेंट या कुछ इस तरह की फैसिलिटीज होती है? साइकोलॉजिकली होता है ट्रीटमेंट, लेकिन वो चूंकि मैंने आपको ये बताया ना कि ओवर क्राउडिंग है। अब एक तंजीम है सही नाम की, ओके, तो क्रिमिनॉन के नाम से एक वो कोर्स कराती है। ओके। सेंट्रल जेल में भी होता है, क्रिमिनॉन के नाम से सेंट्रल जेल में भी होता है। ओके। लेकिन चूंकि ओवर क्राउडिंग है तो वो एक वक्त में तकरीबन 40 से 50 प्रिजनर जो है वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान भी किसी चीज में नंबर 1 है। जब हम अमेरिका में गए वहाँ ये कोर्स होता है, तो उनका रिजल्ट था 96%। कि जो ये कोर्स करता है 96% जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करते। और पाकिस्तान का जिसने वो कोर्स किया उसका रिजल्ट है 100%। अरे वाह, क्या जिसने भी वो कोर्स किया है दोबारा उसने जेल को रिपीट नहीं किया। यानी हमारी कौम को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। और वो उस चीज की लैकिंग है। ये अगर 2-2, 400, 500 की क्लास वो हो, फिर मैंने जो है वो अपने स्टाफ को भी वो कोर्स कराया। अच्छा। और फिर स्टाफ में खासकर जो फीमेल वो थी तो वो कहती थी कि हमें बात करने का तरीका अब आया है। ओके, ग्रूमिंग की जरूरत है। वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट में वैसे भी हम देखते हैं कि पब्लिक डीलिंग इन लोगों को नहीं आ रही होती, लोगों को शिकायत होती है। अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग, मैं सेंट्रल जेल एक दफा गई थी तो मुझे देखने को मिली कि एजुकेशन का भी बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, कंप्यूटर कोर्सेज भी हो रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी वहाँ पे हो रहा है, और बहुत अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो रही है। बहुत ज्यादा। तो वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने इनिशिएटिव लिया? ये इनिशिएटिव तो खैर चूंकि पहले ये था कि जो कैदी कन्विक्ट है उनसे काम लिया जाता था, कारपेट बनाते थे, बाकी सारी चीजें बनाते थे। 2007 में मैं आपको बताऊं मेरी पोस्टिंग थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पे। अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत करे, हमारे आईजी साहब हुआ करते थे, यामीन खान साहब। तो उन्होंने कहा कि यार एक्सपो लग रही है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के तकरीबन कोई 80-90 लोगों के मुल्कों के लोग आ रहे हैं, तो इसमें कुछ आप करो। तो हमने करके फिर कारपेट पेविंग कराई, फिर उसमें मालाज बनवाई। बाकी कैदी में बड़ा टैलेंट है। तो जब वो हमने बनाई तो आप यकीन मानेंगे कि एक्सपो में हमारे जेल के स्टॉल पे जितने कारपेट बने हुए थे पहले दिन सारे सेल हो गए। जो कारपेट यहाँ हम 10,000 रुपए में दे रहे थे वो $1,000 में वहां बिका। तो कैदियों में ये है, उसको बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है ये बाद में बंद हो जाते हैं। उसको अगर मेंटेन करें। अमेरिका में देखें ना, अमेरिका में डेनवर के अंदर जो इन्होंने जेलें बनाई हैं कन्विक्ट के लिए, तो उनकी जो डेयरी की खाली इनकम है वो तकरीबन कोई $40 मिलियन है। जबरदस्त। ये इनकम जाती कहाँ है फिर? उनके डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को जाती है? डिपार्टमेंट से जो बचता है डिपार्टमेंट के अखराजात निकाल के, तो वो तो बिल्कुल फ्री में काम कर रही है ना। यहाँ तो नॉन प्रोडक्टिव यूनिट है, बिजली का बिल कमर्शियल आता है,
तो आप ये देखो यहाँ तो अखराजात इतने हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक कैदी का इंटरव्यू देखा था, वो बाकायदा पेंटिंग्स बना के सेल आउट कर जी रहा हाँ। था और उसके पैसे उसको ही मिले हैं जी, पाकिस्तान। उसी को मिलते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में ये सिस्टम है? पाकिस्तान में ये भी शुरू में जब हमने ये बनाना ये शुरू किया था ना, तो फिर उस वक्त जो है वो हमारे आईजी साहब ने क्या किया था कि भाई अब इनको, हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है, अब इनको जो है वो कौन ट्रेन करे। तो फिर एक बंदे को कहा, एक अच्छा पेंटर है, तो उसको सिपाहियों में अपॉइंट किया। ओके। उसने आस्ते आस्ते ट्रेन शुरू किया। अब करते 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 जो है ना वो ट्रेन होना शुरू हो गया। अब आपको बताऊं कि ये PIDC बम धमाके में बंदा था, उसको तकरीबन जो है वो कोई 200 साल कैद और 10 दफा सजाए मौत है, अभी भी है जेल में। अच्छा। तो उसके पीछे आ ही कोई नहीं रहा था, तो वो लग गया पेंटिंग के काम में करते कराते। अब आप यकीन माने तकरीबन 8-9 केसों में बरी हो गया, क्योंकि उसने अपने वकील कर लिए, अपने घर वालों को भी पैसे वो भिजवा रहे हैं। पैसे से ट्रक आर्ट का माहिर है, किसी एग्जीबिशन में उसके जो है वो चीजें लेके गए हैं तो पहली पोजीशन लेके आए। अरे वाह, जबरदस्त। ये तो हिडन टैलेंट था जो उससे पहले एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था। तो अच्छा, इतने खतरनाक कैदी जिनको इतनी दफा फांसी हो चुकी है और इतनी अब उम्र कैद हुई हुई है, तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि देखे ना उसने जिंदगी तो आधी से ज्यादा गुजर जाएगी, कुछ आता होगा तो बाहर कुछ लेगा। डिग्री तो जो उस जमाने में उसने ली होगी, इस जमाने की डिग्री में और उसमें फर्क है। डिजिटल दुनिया आ गई है तो क्या करेगा बाहर जाके। अब वहाँ आपने कंप्यूटर की बात की, तो कंप्यूटर कोर्सेज जो है ना, उसमें जो उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाता है या, तो उसके अंदर कहीं मेंशन नहीं कि इसने जेल में किया ये। ओके, यानी वो बाहर जाके उसको यूटिलाइज कर वो बाहर से हम वो फरहान क्लब वालों से, फरहान वालों से या आपके अल खिदमत वालों से एफिलिएटेड होता है, इनसे ये लेते हैं और वो उसमें कहीं मेंशन नहीं करते। उसमें सिर्फ कोर्ट का नाम, कैदी का नाम, कैदी का भी कहीं जिक्र नहीं करते कि जी इसने ये कोर्स फलां एसोसिएशन से ये किया, तो उसमें वो उसका वो करते हैं। सर, किसी बड़े टेररिस्ट का कुछ बताएं, कोई स्कैंडल आया हो जेल के हवाले से, या उसकी एक्टिविटीज ने आपको थोड़ा सा हिला के रख दिया हो कि नहीं, इसकी मौजूदगी मेरे लिए थोड़ा थ्रेट का बाइस है? बड़े टेररिस्ट इस वक्त तो नहीं, तो उससे पहले जो है सिंध के बदनाम जमाना डाकू होते थे। अच्छा, कच्चे के डाकू? कच्चा बच्चा तो अब बना, वो सारे पक्के के, चूंकि वो यहाँ कराची में वो अपने कच्चे में जाके कहते थे कि हम जो है यहाँ कस्टम ऑफिसर्स हैं। अच्छा। यानी वो इतना पैसा, इतनी, ये 90s की बात है ये। ओके। वो 2 भाई होते थे। ओके। और उनमें 2 भाइयों में से एक भागता ही भागता था जेल से, वहां से निकल गया। ओके। कोर्ट गया। उनमें एक भाई ऐसा था कि जब उसने पारा खा लिया, तो पारा उसके पास आया कहाँ से? मरकरी सालन में, और इसमें आ गया कि अखरोट शखरोट में डाल के दे देते हैं। ओके। उसके 3-4 जगह से पेट निकल गए, उसको इमरजेंसी में जो है शिफ्ट किया। ओके। उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जी अचानक रात में जो है, अब 3 सिपाही थे वहाँ ड्यूटी पे, तो तकरीबन उसके 8-10 साथी आए, तीनों सिपाहियों को शहीद किया और उसको लेके चले गए। यानी ये भागे हॉस्पिटल से। और फिर एक ऐसा, फिर जब उसका भाई था, आप यकीन माने मुझे हंसी भी आती है, कहूँ कि नहीं कहूँ, कि मैंने उसके साथ ऐसा किया कि वो कहता था हमारे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हाँ। क्या किया? और जब उसको यहाँ शिफ्ट करने लगे इस जेल पे लांडी से, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं लेते। अच्छा, यानी आपकी दहशत थी? हाँ, क्योंकि बोला ये जो है, अच्छा मैंने कभी किसी को जो है, एक और था बड़ा सख्त जान के, इतना सख्त जान था कि उसने कर दी भूख हड़ताल। ओके। बोला जी मेरी भूख हड़ताल है, और भूख हड़ताल भी इतनी सख्त करता था कि फिर जेल वालों को मानना पड़ता था। वो इंडिविजुअली करता था या पूरा गैंग बना के? गैंग भी था उसका, लेकिन इंडिविजुअली वो उनमें सख्त जान था, बहुत सख्त जान था। ओके। कितने दिन की भूख हड़ताल? तो वो तो लंबी लंबी भूख हड़ताल करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा, मैं चूंकि नया आया था, बोला यार भूख हड़ताल तोड़ता नहीं है, और इसको जितना वो करो फिर इसकी बातें माननी पड़ती हैं। अच्छा। तो अगर आप इसको मारो तो ऐसे लगता है जैसे आप जमीन को मार रहे हैं। ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, उसको बुलवा के, तो वो बिल्कुल तैयार हो गया मार खाने के लिए। मैंने कहा यार मैं तुझे मारूंगा थोड़ी, पागल, नहीं मारूंगा तुझे। मैंने उसके हाथ बांधे ऊपर, और उसके बाद 2-2 घंटे की कैदियों की ड्यूटी लगाई कि आप इसको गुदगुदियां करते रहो। अब वो इसको गुदगुदियां करे। 4 घंटे के बाद उसने बोला खुदा का वास्ता मेरी भूख हड़ताल नहीं है, तुम ये क्या करते हो यार? नया टॉर्चर का आपने तरीका बताया। वैसे ये है, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। यानी इतने बड़े कैदी को आपने कंट्रोल कर लिया सिर्फ गुदगुदी से। टैक्टिक्स होती हैं। उसके बाद उसने मुझे लिख के दिया, मेरे पास तहरीरें पड़ी हैं इन सब की, कि भाई जब तक जिस जेल पे आप होगे हम ये कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। उस जमाने में बहुत गड़बड़ होती थी। ओके। भूख हड़तालें, सारे ये 600 कैदी भूख हड़ताल पे बैठ, गैंग्स बनते थे कभी जेल? जी हाँ, गैंग्स तो हैं, गैंग्स तो देखे ना। अब चूंकि इनको सेपरेट रखना होता है, हालांकि जेल रूल में है कि कैजुअल को जो है हैबिचुअल के साथ नहीं रखना, लेकिन यहाँ जगह नहीं है और क्राउडिंग है, तो ये जो इनके गैंग थे, चूंकि ये आपस में लड़ेंगे, ये करेंगे, तो इनको अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं।
ओके। हर पार्टी के लोग, हर इसके लोग, क्रिमिनल, ये टेररिस्ट जितने भी हैं, तो इनको अलग अलग सेक्शन दिया, सेग्रीगेटेड है सारे। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बाअसर शख्सियात होती हैं जब वो जेलों में जाते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लाइक उनको तो बेडरूम प्रॉपर दिया जाता है, टीवी दिया जाता है, मोबाइल फोन्स भी मिल जाते हैं, ऐसा होता है? टीवी तो तकरीबन सबके पास है और बी क्लास को जो है वो देते हैं। तो सर अब मुझे बताएं कि अब आपकी जिंदगी कैसे गुजरी है, लाइक आपको थ्रेट्स होंगी ऑब्वियसली, बहुत सारे आपने दुश्मन जिंदगी में बना लिए, तो अब आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? कि आप अपने साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेके? नहीं, मैं कुछ भी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ये कुछ नहीं। जिस ज़माने में मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट थी और मैंने वो रिकॉर्डिंग खुद सुनी थी, उस ज़माने में मुझे खौफ नहीं होता था। अच्छा। आप ये देखें कि लियारी में कितने बुरे हालात थे 2013-14 में, मैं जाता था। अच्छा। और कभी खुदा की कसम खौफ नहीं आया किसी किस्म का भी। और मैं रहता भी बाहर हूँ, ये सारे क्योंकि कॉलोनीज में रहते थे ये रहते, लेकिन मैं कभी कॉलोनी में नहीं रहा, मैं रहा भी बाहर। अच्छा, तो उसकी क्या रीजन है? इतना हौसला हिम्मत कैसे आ गई? ये अल्लाह कभी कोई अटैक हुआ, खुदा न खास्ता कुछ अटैक भी हुआ, फिर थ्रेट भी बहुत आई, और थ्रेट भी ऐसी ऐसी जगह से आई कि पूछे नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ऐसे करता है कि कहीं ना कहीं से हमें वो बचाता चला जाता है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं पाकिस्तान से और मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपका कोई ऐसा इरादा है अभी? मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे मेरे एक आईजी हैं, उन्होंने असाइलम ले ली है वहाँ। अच्छा। अमेरिका में। ओके। तो मुझे वो बार बार कहें कि यार इधर आ जाओ, आप इधर बड़ा ये खामखा क्या। जब मुझे थ्रेड आना शुरू हुई तो पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ गैस स्टेशन और एक स्टोर खोला हुआ है। ओके। तो मैं 2017 में गया वहाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका का नेशनल डे आ रहा है, तो मेरे साथ चलो, वहाँ से कुछ मैं सामान वामान ये वो लेना है। उससे पहले मुझे एक वकील के पास ले गए। उसने जब मेरे पेपर देखे तो उनको कहा कि भाई इसके पेपर तो आपसे मजबूत हैं और मिल जाएगी इसको, लेकिन उसने मुझे कहा कि जब आप पाकिस्तान जाओ सारी चीजें डिस्पोज करके आओ, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो आप फिर जा नहीं सकते। इसी दौरान मैं इनके साथ स्टोर में चला गया। वापस जब ये आए स्टोर में तो एक लड़की इनके पास काम करती थी, वो गाड़ी में खड़ी, वो इनको कार्टन दे रही थी। तो मैंने कहा सर मैं नहीं, तुम मेहमान हो। वो कार्टन ये अंदर रख रहे थे। उसके बाद दूसरा लड़का आ गया, पेट्रोल पंप वाला, गैस स्टेशन वाला, तो ये अंदर चले गए। उसके बाद पैसे वैसे लेना शुरू किए। इतने में एक कोई लोकल था, वो काफी पीते हुए उससे काफी गिर गई। तो इन्होंने वाइपर उठाया, पोछा लगाना, मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो 6 तारीख को हमने वकील के पास जाना था। मुझे फोन किया, भाई चलो तुम वकील। मैंने कहा सर मैं तो आपका इरादा तर्क हो गया हालात देख। मैंने कहा मुझे $1 लाख भी महीने के दें, मैं इधर आगे पोछे नहीं लगा ये माइंडसेट है। अच्छा, यानी बाहर ममालिक अगर इंसान चला भी जाए तो जितने भी बड़े से बड़ा इंसान हो उससे अपने काम खुद करने पड़ते हैं, और इस चीज की आदत नहीं है ना पाकिस्तान में। अच्छा सर, आपके दौर में एक शोएब खान के नाम से बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था, उसके हवाले से कुछ बताइए। एक्चुअल दौर की बात तो नहीं है, इससे मेरी एलओआई भी थी, आपसे गलत बात नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि ये वैसे हर एक की मदद करता था, ओके, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट की या दूसरे डिपार्टमेंट की। तो ये अरेस्ट हुआ। अरेस्ट हुआ तो उस दिन जो है वो मेरी पोस्टिंग हो गई शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से, लेकिन मैं यहाँ आया। जब यहाँ आया तो इसकी कस्टडी ली। इसका तो हमने करो फर देखा था। तो ये बेचारा लकड़ी के एक बेंच पे इसको बिठाया हुआ था। तो कहता है यार मुझे सिगरेट भी कोई नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरी पोस्टिंग हुई है, सिगरेट मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरी पोस्टिंग शिकारपुर जेल खुलनी थी। आईजी हमारे होते थे, सर्विंग ब्रिगेडियर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चलो हमारे साथ, सखर का विजिट भी होगा। चले गए। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे आ जाना सर्किट हाउस में, तो हम चलेंगे शिकारपुर जेल की विजिट पे। तो जब मैं सुबह सवेरे गया तो वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे थे। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? उनका शोएब खान मर गया। आप यकीन माने मुझे ऐसा मिल गया, शोएब खान तकड़ा था, मर गया। कहते हैं हाँ इस तरीके से उसने इसका ये कहा वो कहा प्लान किया। तो फिर देखें कि इतना बंदा कैसे मरा और कितने दिन बाद मरा वो बताइए। तकरीबन 14 से 15 दिन। इसको बिल्कुल सेपरेट वहाँ रखा होता। फिर उस दिन ये बता रहे थे बकौल इनके कि इसने कोई बीमारी का वो किया कि मुझे दिल में कोई वो है, तो इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसके बाद कहने लगे कि बहुत ज्यादा जब वो बीमार हो गया तो उसको फिर उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ इस पे हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि हमारे पास ये डेड हालत में आया। यानी तबाही मौत नहीं मरा होगा, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी है, इस पे तो बाकायदा बहुत सारी एजेंसियों में इंक्वायरी की है। तो आप बताइए ना कि क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं, वो तो बात क्लियर है
एक्चुअल जो है ये उस ज़माने की मशहूर और मारूफ तंजीम होती थी, तो इसने कुछ उनके लोग तोड़े थे। ओके। कुछ लोग थे, लेकिन इसने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इसने कहा कि मेरे पास इनके 3000 लोग हैं, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तो क्योंकि आखिर में जो इसके आईओ थे या ये थे, वो कहते थे हमसे, वो कह रहे थे कि इससे 3000 लोगों की लिस्ट लो। अब उसके पास हो तो थे, हालांकि ये जो इसका डाउनफॉल हुआ था इसकी भी वजह कुछ और है। क्या वजह थी? उसकी वजह ये है कि उस वक्त एक गवर्नर होते थे इशरतुल इबाद खान जी। उनके एक भाई हैं आमिर। ओके। आमिर साहब का पेट्रोल पंप है ये आपके डालमिया रोड पे। ओके। इसने किसी की पोस्टिंग के लिए उसको पैसे दिए। अच्छा। उसने पैसे, पोस्टिंग नहीं हुई, इसने पैसे मांगे, उसने अपनी वाइफ का वो चेक दे दिया। चेक बाउंस हो गया। इसने उनको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे, तो उसने कहा यार तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। इसने कहा तो तुम्हें भी पता नहीं मैं कौन हूँ। इसने बंदे भेज दिए ओके, उसको आगे रवाना करने के लिए। वो पता हो गया, उसके बाद इसके पीछे ये पड़े। ओके, उसके बाद से ये शुरू हुआ। तो सर जैसे ये जेल के अंदर किसी की मौत हो जाती है और ये कह दिया जाता है कि बीमारी से हो गई है या बीमार था, तो अंदर जेल में स्टाफ को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है? कोई कैमरास, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम, कुछ? नहीं, बीमारी का तो पता लगता है। जेल का तो निजाम पुराना जो अंग्रेजों ने बनाया बड़ा जबरदस्त निजाम है कि बैरक के अंदर उसका जिम्मेदार होता है, फिर सर्कल में होता है, फिर उनके पास सारा सिस्टम होता है, फिर वो बताते हैं कि ये बीमार है। डेली जो है वो डॉक्टर हर बैरक का विजिट करता है। अच्छा। जी हाँ। फिर ओपीडी होती है वहाँ तकरीबन कम से कम, अभी सेंट्रल जेल कराची में कम से कम जो है 1200-1400 लोगों की डेली ओपीडी होती है। ओके। लेकिन ये अल्लाह की वो है, देखे ना मेरे दौर में, मैं यहाँ लाडी जेल पे 2007 में सुप्रीम जेल था, तो सुबह सुबह मुझे बताया कि हॉस्पिटल में एक कैदी एडमिट था, उसकी डेथ हो गई। ओके। उसकी डेथ हो गई, गए इसके लवाकिन को बुलवाया, तो हमने डेड बॉडी दी कि हम भाई इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, कस्टडी डेथ की पोस्टमार्टम करानी है। जेपीएमसी में पहुंचे पोस्टमार्टम के लिए, तो इतने में मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया कि भाई यहाँ तो बहुत शोर शराब है, ये और डेड बॉडी छीन के ले गए। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया? नहीं, सुने ना आगे। तो वो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने फौरन जाके थाने में एंट्री कराई कि भाई डेड बॉडी छीन के ले गए, लेकिन हमने इसकी सारे जितने भी इसके वो पोस्टमार्टम से पहले के जो है प्रीमार्टम जो भी इसकी वो थी इंजरीज, वो हमने नोट की। बहरहाल लोग कहीं कर करा के उनको लेके आए, उन्होंने जाके धरना दे दिया कि भाई इस पे FIR दर्ज करो। सुपरिटेंडेंट जेल ने मारा है, फलां ने मारा है, इसने मारा है, उसने मारा। उसके बाद फिर उन्होंने जाके हाईवे बंद कर दी। जब उधर बैठे तो फिर वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप FIR दर्ज करें। FIR दर्ज हो गई हमारे खिलाफ। तो FIR जब हुई, पोस्टमार्टम में कोई चीज़ नहीं, आगे कुछ नहीं, साथ के कैदियों से स्टेटमेंट ली और उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, ये कहीं जो है ये पानी की एक मोटर इसने चोरी की थी। तो ये जब भागा तो एक कुएं में गिर गया। उस वक्त इसकी जो है वो सामने कोई चोट नहीं थी। उसी के बाद इसकी जो है वो तबीयत कोई वो बेहतर नहीं थी। लेकिन इन्होंने धड़ाधड़ वो मुजाहरे करना शुरू कर। इत्तेफाक से चौथा दिन था, अब टीवी चैनल आ चुके थे, जितने चैनल थे सब यही चला रहे थे। मैंने पता किया भाई रेता कहाँ था, फलां था, कौन है इनका वडेरा, फलां वडेरा है। तो मैं चला गया उनके पास। अच्छा, वो बड़े हैरान हुए, मुझे सब ने कहा नहीं जाओ, ये मार, मैंने भले मारे यार, मेरी मौत अगर इनके हाथ से कहाँ मिलते हैं। गए तो फिर बोला क्या है, मैंने कहा यार बात सुनो, आप कुरान पे हाथ रख के कह दो तो मैं गिरफ्तारी भी देता हूँ, बेल भी नहीं कराता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ एक पुलिस अफसर था वहीं रहता, वो मुझे अलग ले गया। उसने बोला यार असल बात ये कि कुछ इनको कंपलसेट कर दो आप, इसी बड़ी बात ये बात। तो मकसद उनका ये था। तो सर जब कोई कैदी आता है तो उसका पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर उसकी एंट्री देते हैं या बस ऐसे ही? देखिए जी, आते साथ कैदी का सबसे पहले उसको डॉक्टर देखता है, उसका वेट करता है। सारी अगर कोई बीमारी है 1 नंबर रजिस्टर में उसकी एंट्री करता है। क्योंकि रूल के अंदर ये भी है, फिर लोग ज्यादा उसको फॉलो नहीं करते कि अगर 1 महीने में उसका 3 kg से वेट ज्यादा गिर रहा है तो ये अलार्मिंग है, आप उसका मेडिकल कराओ। तो वो ये करते हैं। तो छोटी जेलों पे तो मैनेज हो सकता है, ये बड़ी जेलों में थोड़ा सा ये चूंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से मैनेज नहीं हो पाता। अच्छा सर, थोड़ा मुझे बताइए ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क के हवाले से कि किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? देखिए, शुरू से मैं सोशल काम करता था। अब मलीर जेल पे जो है जब मेरी पोस्टिंग थी, तो आपका अगर जाना होगा तो आपको जितनी भी तकरीबन ये स्कल्स की बिल्डिंग्स मिलेंगी, मैंने अपने दोस्तों से करके और ये बनवाई थी मैंने, तो उस पर आपको हमारा नाम मिलेगा। तो शुरू से हमारा ये था, चूंकि शुरू बिजनेस भी करते आए, पॉलिटिक्स भी करते आए,
उसके बाद मैंने रिटायरमेंट से पहले ही ज्वाइन किया रोटरी क्लब, फिर रोटरी क्लब के बाद एक्सीलेंस क्लब। उसके बाद फिर हमने अपना एक शुरू किया जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क के नाम से। कि बिजनेस में ये है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन होनी चाहिए, एक दूसरे से ख्यालात आप ये करें तो आपका बिजनेस जो है वो फरोग पाए। तो अल्लाह ने करम किया, हमारे पास बड़े अच्छे मेंबर हैं। लेकिन जहाँ अभी ट्रेड की आपने बात की, तो लियारी में हमने शुरू किया तहरीक इंसदाद मुंशियात पाकिस्तान, उसका चीफ पैटर्न हूँ। अच्छा, तो उसमें हमें जो है ज्यादा धमकियां वहाँ से मिलती हैं, मुंशियात फरोशों से। अभी भी मिलती हैं? जी अभी भी मिलती हैं, लेकिन अभी भी हमारा काम जो है वहाँ वो जारी है। काम तो जारी है, लेकिन अभी तक मंशियात की रोकथाम के लिए ऐसा नजर नहीं आता कि इतनी हुई है, क्योंकि आए दिन आजकल जो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहे हैं, जगह जगह ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स बैठे हुए कंज्यूम कर रहे हैं। जब तक आप इनके बॉर्डर्स को ये बंद नहीं करेंगे ना, तो ये चलता रहेगा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जब तक सजाओं पे अमल दरामद नहीं होगा, अब इसकी एक सेक्शन है 9C, 9C के तहत सजाए मौत है। आज दिन तक किसी को दी है सजाए मौत? बिल्कुल भी नहीं, और लोगों को पता भी नहीं होगा। मलीर जेल में मेरी पोस्टिंग थी, तो एक उन्होंने कहा कि जी एक ट्रैवल एजेंट है और 560 किलो तारीख की सबसे बड़ी हीरोइन इससे बरामद हुई है। ओके। तो वो मेरे पास आया, बोला सर मेरी बेल होगी। मैंने कहा 560 किलो अगर तू इसके साथ से भी गुजरा होता ना, फिर भी तेरी बेल नहीं होती। और आप यकीन मानेंगे 7 महीने बाद उसकी बेल होगी। देखें कैसे फिर मैनेज होंगी ये सारी चीजें? अब विटनेसेस नहीं है ना, विटनेसेस नहीं है, फिर आगे पीछे कर की प्रोटेक्शन भी तो नहीं है ना। प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं। अब अगर एक कोई अप्रूवर बन गया, वादा माफ गवाह बन गया, तो मुलजिम निकल जाता है, वादा माफ गवाह नहीं निकलता कि इसकी जान को खतरा है, उसको रखते भी सेपरेट है। अच्छा, तो ये तो बड़ा पूरे सिस्टम में फ्लॉज हैं। जी। तो सर ये मईशत में हमारे मुल्क की कोई आपकी ये जो नेटवर्क है, ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं जी। मैं बताऊँ ना, हमारे पास माशाल्लाह से हमारे मेंबर बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, चंद कोई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो वो फर्स्ट टाइम जो हमारे क्लब में आया, अच्छा मेंबरशिप ज्यादा नहीं करते, तो कहते हैं कि हम किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो हमारी इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ से हमें बाकायदा फायदा हो रहा है एक दूसरे। अब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ गुलमोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से, उनका और एक हमारे दोस्त और हैं, उनका आपस में हुआ। उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमने इतना वो किए और इतनी अर्निंग हमें हुई है, तो आपका? हमने कहा भाई हमारा इसमें कुछ नहीं है, आप किसी न किसी गरीब को जाके कंपलसेट कर दो, आप दारुल सुकून में दे दो, कहीं भी दे दो, जो भी देना चाहते हैं। तो हमारा ये इस तरीके का है। हम तकरीबन 15 दिन के अंदर उसका एक प्रोग्राम होता है, गेस्ट स्पीकर प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे कॉन्सुलेट जर्नल आते हैं, बिजनेस पर्सनैलिटीज आती हैं और वो लेक्चर डिलीवर करते हैं बिजनेस के उस पर। ओके। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एक दौर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी काफ़ी कैदी कराची जेल में मौजूद थे, तो उस वक्त आपको कभी टीटीपी की तरफ से थ्रेट्स आई हैं? क्योंकि उस वक्त का तो वो दौर था कि वो ये कहते थे कि हम बम से उड़ा देंगे जगह, तो जैमर्स भी लगे और सब पूरा एरिया आज तक मेरे देखें पुलिस में तकरीबन जो है कोई 17 साथी शहीद हो गए, जिनके साथ हम नौकरियों में पहले दोस्त थे, फिर नौकरी में आए, फिर ऑपरेशन में ये करते थे। उसकी जानिब से बहुत आई हैं, मुझे थ्रेट भी आई। और मैं आपको बताऊं ना, मैंने कहा मेरा अल्लाह बचाता था कि एक दिन ऐसा हुआ, एसएसपी मलीर ने मुझे फ़ोन किया, तो बोला यार आप मेरे पास आ जाओ। मैं गया तो वहाँ तकरीबन 12 के करीब लोग आंखों पे पट्टी बंदी बैठे हुए थे। उसने बोला हाँ भाई किस किस को तुमने, उसने सबसे पहले नाम मेरा लिया। तो मैंने कहा यार ये कैसे? उसने कहा ये आपके घर के बाहर 6 महीने से जो है हेलमेट और ये चश्मे बेच रहा था, और ये पूरा आपको वाच कर रहा था कि जुमे को आप कितने बजे निकलते हो, कितने बजे आते हो, जुमेरात को कितने बजे निकलते हो, कितने बजे नहीं आते हो। अब पकड़े ऐसे गए कि इनकी कोई कन्वर्सेशन नहीं थी। तो वो कहते हैं कि एक दिन अच्छा इत्तेफाक से हुआ, मेरे वालिद साहब ने कहीं जाना था किसी शादी में एबटाबाद, वो बीमार हो गए, नहीं जा सके। उन्होंने मुझे कहा, मैं सुबह 5 बजे घर से निकल के, और उस दिन उन्होंने 8:30 बजे अटैक इन्होंने करना था। अच्छा, प्लानिंग थी। तो मैं 7 बजे की फ्लाइट थी, चला गया। तो कहते हैं कि वहाँ से एक कॉल जो है वो आई और ये दूसरे बंदे को कह रहा है कि जी ये तो आज तो निकला ही नहीं। अच्छा, क्योंकि आप पहले ही निकल गए थे। आज तो निकला ही नहीं। फिर 2 दिन के बाद वो कहता है कि ये 2-3 दिन हुए, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। कहते हैं हमें नहीं पता था किसका कह रहा है, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम मॉडल कॉलोनी वाला काम कर रहे थे। कहते हैं उस पे एजेंसियां अलर्ट हुई, जब गए तो सबसे बड़ा गैंग पकड़ा गया, 84 लोग उसमें पकड़े गए थे। और उनके पास तकरीबन 12 के करीब, मेरे पास राइटिंग में 12 के करीब उनके पास टारगेट थे। और ये तो अल्लाह पाक जो है
वो इस तरीके से बचाता है। बचा लेता है। अच्छा सर, हमारी पाक फौज की कितनी कुर्बानियां हैं, कितने ही हमारे फौजी जवान इन्हीं तालिबान को ख़त्म करने के उसमें शहीद हो गए, तो उस हवाले से आप कहेंगे कुछ कि पुलिस और जो फ़ौज का किरदार है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, सलामती के लिए कितना अहम है? अब जिस तरह से भी ये जंग के भी उसमें आया था हिसार में पाकिस्तान, तो उस हवाले से पुलिस और फ़ौज का एक साथ जो ताल्लुक़ था उसके हवाले से कुछ बताइए, और इसके रोल के हवाले से बताइए मुल्क की सलामती। देखिए जी, ये जब इलेक्शन हुए थे 2013 वाले, मैं स्टाफ अफसर था, हमारे मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की बेटी को कहा कि आप इनको विजिट कराएं। तो मेट्रो वेल और इधर सारी जगहों पे हम विजिट कराने लगे, तो वहाँ यकीन माने खौफ के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ये तालिबान के और इनसे। और वो कहते थे कि इस तरीके से जो है ये देख लें, ये हमें लेटर लिख रहे हैं, ये देख लें, हम तो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे। और जेल पे आपको एक बात बताऊं कि एक बड़े टेररिस्ट ने जिसने MPS के मर्डर किए हुए थे, अच्छा, उसने मेरे सामने MPM के एक जिम्मेदार को कहा कि बात सुनो, तुम्हें हम निकलने नहीं देंगे। अच्छा। और उस बेचारे ने, वो भी खैर सही तरीके से वो कैंपेन नहीं चला पाए। तो उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुए इनके खिलाफ, जब APS का वाकया हुआ, और आप देखिए कितने जालिम लोग हैं कि इनमें एक को फांसी हुई वहाँ सखर जेल पे, बाकी 2 शिफ्ट हुए जहाँ फांसी। तो पता है मुझे आते साथ क्या कह रहे हैं, क्या कि आपने देखा, आप लोगों ने मुफ्ती शाहिद को फांसी पे लगाया है, उसका खून कैसे बोला है? कैसे बोला है? कहता है ये APS वाला वाकया है। आप देखें कि मासूम बच्चों को शहीद करके, और फिर इबरतनाक वाकया आपको ये बताऊं जी, कि जिस दिन इसको फांसी के लिए लेके जा रहे थे सुबह, तो ये नारे लगा रहा था। क्या नारे लगा रहा था? अजीब किस्म के नारे लगा रहा था, फलाना फलाने पे लानत, फलाना काफर, अच्छा, फलाना ये। तो इसको मैंने कहा यार जुबान तो बंद रख। हाँ। तो जब इसको फांसी के तख्ते पे वो चढ़ाया, तो अच्छा, हम जब किसी को उसका मुंह ढापते हैं तो उसको कहते हैं कि आप अपनी जुबान दांतों से अंदर कर लो, क्योंकि अच्छा, वो झटका लगता है ना, कट जाती है। अच्छा। तो जैसे ही उसको हैंग किया, तो इतने में एक सिपाही मेरे पास आया, बोला सर इसका खून आ रहा है। तो मैंने कहा इसकी जुबान कटी होगी, जुबान बंद नहीं कर रहा था। इतने में उसका, नहीं सर बहुत खून आ रहा है। हमने वो पीछे जो पर्दा दिया होता है गैलोस के और उसके दरमियान जो गड़ा होता है, वो हटाया, तो ऐसे इसका खून गिर रहा था कि जैसे किसी बकरे को ज़बह करते हैं और उसका खून गिरता है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये बता रहा हूँ आपको, और आप यकीन माने उसमें इतनी स्मेल थी कि कोई खड़ा नहीं हो पाता था। जिन पत्तों पे खून लगा वो ब्लैक हो गए, और रस्से ने उसको, हालांकि वो बिल्कुल नरम रस्सा होता है, सिंगापुरी रोप कहलाता है वो, उसको यहाँ से लेके पीछे तक उसने काट दिया था, जैसे तलवार से काटते। ये अल्लाह ताला की पकड़ है, अल्लाह की पकड़ है। इसको फिर निकाला और फिर कर करा के ये दिया। और फिर ये कैसे बदबख्त लोग हैं, इनका एक अभी भी बंद है, इनका एक अमीर होता था, तो इनके पास जो काम करते हैं उनको भेजा कि ये इतनी छोटी सी बाटल दे के कि बतौर तबर्रुक इसका खून हमें दे दीजिए, बोला। वो मैंने कहा मर जाएगा, उसमें तो इतनी बदबू थी, हमने चूना डाल डाल के उसको ये साफ किया। निशान इबरत बनाया अल्लाह पाक ने, निशान इबरत बनाया। तो फौज की बहुत कुर्बानी है, बिल्कुल, कराची पुलिस की बहुत कुर्बानी है। आप देखें ना, मेरे अपने साथी चौधरी असलम मेरे गांव के भी थे, शफीक तनोली, बाउद्दीन बाबर, ये सारे हम इकट्ठे होते थे। नौकरी आने से पहले ही हमारे दोस्त थे, एक इलाके के रहने वाले थे, शहीद हो गए। इसी तरीके से फौज के कई जवान, मेरा बेटा खुद आर्मी अफसर है। तो जब ये उस जमाने में बहुत था, जब ये 2007 में जब ये अपॉइंट किया, तो मेरे अजीज रिश्तेदार मना कर रहे थे कि यार अब तो फौज का ये मसला है, नहीं यही फौज तुम्हें ये करके देगी। और आज इस फौज की वजह से ही, आज फौज की वजह से जो है ना, आज हम बैठे हैं सलामत। देखिए ना, -52 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं, बिल्कुल, वहाँ सियाचिन पे कितना बड़ा, कितना ऊंचा महाज है। जबकि पहले किसी ने कहा था कि जी ये ऐसी आपने ये महाज खोलोगे, यहाँ तो घास भी नहीं होती। तो देखो ना, फाकलैंड जो है इंग्लैंड की आबादी थी, वहाँ टोटल 2000 की आबादी है पूरी उनकी। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारी जगह की बात है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। बिल्कुल ऐसा। आप यकीन माने, मेरे बेटे की पोस्टिंग थी वहाँ वाना में। अच्छा। तो मैं गया वहाँ, ऐसा खौफ का आलम था। और वो अपना ये सामान लेके, फिर आप इनको जाते हुए सियाचिन पे देखें। असल में ये वो रियलिटीज हैं जो हम आम इंसान नहीं देख पाते। 9 किलोमीटर ये 7 दिन में तय करते हैं। कितनी मुशक्कत है, कितनी मेहनत है। चलते चलते भी। और उन माँ बाप को सलाम है जो अपनी औलादों को बहन भाइयों से दूर, तो ये यही है जो ये करते हैं। बिल्कुल, बड़ा दिल चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी और हमारी आर्मी के लिए भी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
सो गाइज, ये था आज का हमारा बैठक का सेशन। कैसा लगा डू लेट अस नो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।